हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने जा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है। सर्कुलर मोशन आपने देखी होगी कि एक सर्कल पे किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना, समझ रहे हो, सर्कुलर ट्रैक पे। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि एक डोरी से एक पत्थर बांध लेते हो स्टोन को और फिर यूं यूं घुमाते हो, तो उसका पत्थर का जो पाथ होता है ना, वो एक सर्कुलर फॉर्म होता है। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब समझना कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं करनी, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन समझ में आई? क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखो कि अगर मैं किसी पार्टिकल को, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल v स्पीड बोल रहा है मैंने, v स्पीड, तो ये v स्पीड से सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो देखना इसकी रेडियस r है, अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो ऑलवेज अंदर की तरफ होगा, और ये v कांस्टेंट होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो कांस्टेंट स्पीड इज नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अंदर की तरफ लगता हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। सर स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कैसे? देखो एक्सेलरेशन और स्पीड के बीच का एंगल कितना है? 90। मतलब ये वाला एक्सेलरेशन स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मतलब स्पीड के बीच का एंगल 90 हो तो वो एक्सेलरेशन उस स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेशन इस स्पीड की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अभी स्पीड कैसे? ऐसे, थोड़े टाइम बाद ऐसे, थोड़े टाइम बाद ऐसे। मतलब यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने इसलिए बोला स्पीड बोला है, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। लिख लेना यहां पे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में देखो, यहां पे ऐसे डायरेक्शन होगी पार्टिकल की, यहां पे ऐसे 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 ऐसे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी फिक्स, वेलोसिटी तो चेंज होती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। ओके सर, व्हाट इज एसी? एसी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लगता, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। अगर ये पार्टिकल यहां पे चला गया तो ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। इसकी डायरेक्शन, एसी की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? सेंटर की तरफ, इसलिए बोला गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? एसी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। कहां से आया फॉर्मूला अभी बताऊंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए। AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, और v इक्वल टू था ओमेगा इनटू r। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जो घुमाने की जो ओमेगा है ना, जो आरपीएम वगैरह दे रखा होता है, तो उसका रिलेशन था v बराबर ओमेगा इनटू r। ये दोनों याद रखने में प्रूफ करवा दूंगा, इन दोनों की प्रूफ करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इनसे बनेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आइडिया लग गया। अच्छा, आपने पत्थर घुमाया, हो सकता है एक सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल घूम रही है, ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल ले सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। यहां पे एक्सेलरेशन ऑलवेज चाहिए, तो एक दिमाग में रखना कि सर्कुलर मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन ऑलवेज होना जरूरी है। अच्छा, इसके दो एक्सेलरेशन कब होंगे? अगर ये स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती, अब देखना ऐसे ऐसे पत्थर कांस्टेंट स्पीड से घुमाना, आपने एकदम स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इंक्रीज करी और ये वाली वैल्यू इंक्रीज करी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, और उससे बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि टेंजेंट में, हमेशा टेंजेंट में अगर ये स्पीड इंक्रीज कर रही है, देखो ये एनसीईआरटी में आपके नहीं दे रखा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर स्पीड इंक्रीज करेगी, इफ वी इंक्रीजिंग, इसका मतलब a टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0, a टेंजेंशियल 0
नहीं है। अगर स्पीड इज इंक्रीजिंग इन सर्कुलर मोशन इट मींस ए टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0। तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा? ए टेंजेंशियल बेसिकली आपका हो जाएगा dv/dt। ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा आपका? dv/dt। मतलब अब की बार आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, अब की बार आपकी स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ओके, तो ये चीज लिख लेना। उसके बाद मैं इन दोनों के प्रूफ बता देता हूं, एसी और इस दोनों के अपनी एनसीईआरटी में। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आइडिया लग गया, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी। अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ओके, चलिए एकदम बेसिक से करते हैं। इसका प्रूफ देगा एनसीईआरटी में, बच्चों को समझ में आता नहीं है। ओके, यूसीएम की बात करता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखो मैंने रिलेशन बता दी कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर लगता है, एसी। फॉर्मूला क्या था एसी का? v² डिवाइड बाय r। एंड ओमेगा और v और r में क्या रिलेशन था? v बराबर ओमेगा r। दो रिलेशन याद रखना, ये 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, बच्चे बोलते हैं सर लास्ट क्लास का याद नहीं, आप 9th क्लास की मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कुलर ट्रैक देखता हूं मैं, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक कि मान लो ये पूरा सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी देखूं और ये मान लो इनिशियल वेक्टर r वेक्टर, कितना? r वेक्टर, तो इसकी वेलोसिटी कुछ यूं होगी, ये वेलोसिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं, सो दिस इज v। ओके, अब मान लो कुछ t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, दिस इज v डैश। विजिबल है सबको? विजिबल है ना? ओके, विजिबल है। हाँ, दिस इज v डैश और ये एंगल में जो चेंज आया लेट से डेल्टा थीटा, कितना? डेल्टा थीटा। तो अब देखना ये r है, तो पार्टिकल फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पे पार्टिकल का इस पॉइंट सेंटर से दिस वेक्टर इज लेट से r डैश, लेट से दिस इज r डैश, दिस इज r वेक्टर, दिस इज r डैश वेक्टर। तो यहां से आपको चेंज पोजीशन में चेंज कैसे देखोगे? पोजीशन में चेंज कैसे आया? चेंज इन पोजीशन डेल्टा r। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको मैं बोल दूं r इनिशियल, इसको मैं बोल दूं r फाइनल, वैसे भी कर सकते हो। ओके सर, इसका क्या मतलब है? सर डेल्टा r, इसके बाजू में r ले आओ, r वेक्टर ये ले आओ, ये r डैश था ना, ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा तो r इक्वल टू r डैश। ये चीज समझ में आई है? ओके, इसका क्या मतलब? दोनों वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ओ, दिस इज वेक्टर a, तो इसकी हेड पे दूसरा वेक्टर रख दो सर। ओहो, दिस इज द डेल्टा r, दिस इज व्हाट? डेल्टा r। कैसे पता लगा ऊपर ऐड होगा? इससे पता लगा। एकदम बेसिक बताऊंगा, जितना एनसीईआरटी में शायद आप नहीं समझ पाओगे। ओके, अब समझो कि इनकी लेंथ तो इक्वल है ना, ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रेडियस के इक्वल होगा ना। इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r डैश वेक्टर, जो मैंने फाइनल है उसको r डैश माना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो r के इक्वल होगा। बच्चों ने बोला यस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या? इक्वल है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कि ये v वेलोसिटी ऐसे है, उसके बाद v डैश हुआ, तो v और v डैश वेलोसिटी में कितना चेंज आया? लेट से चेंज इन वेलोसिटी, यहां लिख रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा v इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना? v डैश, v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर, दिस इज इनिशियल वेक्टर। वेक्टर है इसलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगेन मैग्नीट्यूड इसका और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। ओके, तो ये जीरो नहीं आएगा, दिस इज द डेल्टा v। ओके, सो यहां से क्या मिला? डेल्टा v, इस साइड को इधर ले आओ, v इक्वल टू
वी डैश, ये वी डैश समझ में आ रहा, वी प्राइम या वी डैश। ओके, अब देखो सर ये कैसे बनाऊंगा, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, दिस इज द वी फाइनल, दिस इज द वी फाइनल और दिस इज द वी इनिशियल। इस वेक्टर को मैं यहां से पैरेलली शिफ्ट यहां कर दूं, इस वेक्टर को मैं पैरेलली यहां शिफ्ट कर दूं, बोला कर। देखो दोनों की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। कहने का मतलब v डैश का मैग्नीट्यूड एंड v का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा v के इक्वल। x से किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल। ये मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम v कर लिया, दिस इज एज्यूम। ओके, मैंने कितना एज्यूम कर लिया, v एज्यूम कर लिया। ओके, अब दिस इज द v, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, वेक्टर v प्लस डेल्टा v इक्वल टू दिस, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओ सर दिस इज द डेल्टा v सर, यस और नो, a प्लस b इक्वल टू b डैश। देखो यहां से टेल टेल मिल रही है, यहां से स्टार्ट हो जाओ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू b डैश। मैच कर रहा है ना। ओके सर, ये सर हमें समझ में आ गया। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। बच्चे बोले समझ में नहीं आया सर डेल्टा थीटा कैसे, मैं बताता, आ जाओ। अगर पार्टिकल यहां पे और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इनिशियली ऐसे था, अब समझो वापिस इसमें आ जाओ, इजी हो जाएगा कि इनिशियल वेक्टर ऐसे था। अगर मैं वेक्टर 90 डिग्री से घुमाऊं, कितने डिग्री से रोटेट कर दूं, 90 डिग्री से, देखना वेलोसिटी भी 90 से रोटेट हो गई। पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, अरे पहले y एक्सिस की तरफ थी अब माइनस x की तरफ होगी, मतलब वेलोसिटी भी 90 से चेंज हुई। बच्चे ने बोला रुको सर, अगर वेलोसिटी ऊपर थी, अगर मैं इसको 180 से रोटेट करूं, मैं इसको इससे नहीं रोटेट करूं, मैंने 180 से रोटेट कर दिया, 180 से रोटेट किया, मतलब अब वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अब वेलोसिटी यहां पे नीचे हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, पहले प्लस y में थी अब माइनस y में, तो वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हुआ, एक ऊपर एक नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। बच्चे ने बोला ओ सर, जितना पोजीशन वेक्टर चेंज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ डेल्टा थीटा से, कितने से चेंज हुआ, डेल्टा थीटा से, तो इसके बीच का भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। बच्चों ने बात मान ली। ओके, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आर को ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऐसा लिख लो। और ये फटाक से नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं, फटाक से नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं कि इस ट्रायंगल से ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा v बाय वी, डेल्टा v बाय वी इक्वल टू, देखो यहां पे डेल्टा, क्योंकि ये एंगल सेम है ना, ये और ये लेंथ दोनों सेम है, ये और ये वाली लेंथ भी सेम है। मैं कोई भी करूं, डेल्टा v बाय वी करूं या डेल्टा v बाय वी डैश करूं, डेल्टा v बाय वी इक्वल टू, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा r बाय r, डेल्टा r बाय r, सिमिलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की कैसी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। अच्छा, डेल्टा r बाय r, ये r क्या है, ये r क्या है, कैपिटल R के इक्वल, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा v बाय v, मैंने v एज्यूम कर लिया, इस r का, इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, अभी देखना, डेल्टा r अपॉन कैपिटल, ये इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला कि सर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। मैंने बोला हाँ यार, वेलोसिटी कौन चेंज करा सकता है, एक्सेलरेशन। बोला ठीक है सर, पहला क्वेश्चन आना चाहिए, वेलोसिटी चेंज कौन करा रहा है, एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t, यही तो होता है एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाय डेल्टा t। अगर मैं इस एवरेज एक्सेलरेशन को मैं इंस्टेंटेनियस में बदलना चाहूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर टाइम बहुत कम हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, वो dv बाय dt बन जाता है। कुछ याद है नहीं है, तो चलो बोला याद है सर। देखिए, तो यहां से डेल्टा v, इस इक्वेशन से डेल्टा v क्या लिखा जा सकता है, इसको 1 ना दो, डेल्टा v इक्वल टू, इस v को इस साइड ले जाओ, डेल्टा r बाय कैपिटल R, डेल्टा r बाय कैपिटल R इनटू v, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट।
एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, और ये वाली वैल्यू कितनी है, डेल्टा v की वैल्यू, डेल्टा v की वैल्यू है डेल्टा r बाय r, तो लिखो डेल्टा r बाय डेल्टा t इंटू डेल्टा r बाय डेल्टा t, और ये वेट करो ना, डेल्टा r और v बच गया, तो v बाय r। ओके, डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अरे यार डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v ना। अरे यार कुछ समझ में आ रहा है नहीं, यार बच्चे बोल रहे नहीं आ रहा, वेट करना अभी मैं समझा दूंगा। अब देखो कि अगर ये आर्क अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब बहुत कम टाइम ना, अरे डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब क्या, आप इस ट्रायंगल का यहां पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने बहुत कम टाइम लगा होगा, तो चाहे आप ये लेंथ निकालो, ये डेल्टा r निकालो, फिर ये निकालो, दोनों इक्वली तो होंगे ना। अगर टाइम बहुत कम होगा तो ये दोनों पॉइंट पास पास में होंगे ना, मेरी बात समझना। अगर टाइम कम होगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, टाइम बहुत कम, टाइम बहुत कम इसका मतलब क्या, चाहे आप ये लेंथ निकालो चाहे ये लेंथ निकालो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। बच्चे ने बोला हाँ यार, तो ये लेंथ तो तुम निकाल सकता है। बोला कैसे, मैंने बोला आर्क लेंथ है, ये तो एक आर्क है ना, और ये एंगल कितना है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इंटू टी लिख सकता है। ओहो बच्चे ने बोला दिस सर आर्क लेंथ, तो डेल्टा आर इक्वल टू कितनी स्पीड से, v स्पीड से, क्या v इंटू डेल्टा टी लिख सकता है। अब यार क्या मैं बता दूं कि डेल्टा आर इक्वल टू स्पीड कितनी, v इंटू डी टी, अरे इंटू डेल्टा टी एंड डी टी, टाइम बहुत छोटा है ना, तो दिस ये अप्रोक्सीमेट लिखा जा सकता है। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ऐसा लिखा जा सकता है डेल्टा आर इक्वल टू वी डेल्टा टी। अरे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो है। बोला ओके सर, तो यहां से मैं ऐसा लिख लूं a इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, डेल्टा आर की वैल्यू v डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी v बाय आर। देखो डेल्टा टी कैंसल, एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल। क्यों, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक पॉइंट लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, दिमाग में रखना कि अगर वेलोसिटी या स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। ये पॉइंट लिखो, खुद से लिखो, मैं बोल रहा हूं। इफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, मतलब ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा होता कि वेलोसिटी ऊपर होती और एक्सेलरेशन भी ऊपर होता, तो ये स्पीड बढ़ाता, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब स्पीड बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ये मैंने पहले बढ़ा दिया ना, ब्रेक मारते हैं, ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। तो सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगल चेंज हो रहा है ना, इस सर्कुलर मोशन में जो एंगल चेंज हो रहा है ना, थीटा, जो थीटा किस स्पीड से चेंज हो रहा है उसे बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ओमेगा इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिट क्या होगी, थीटा की क्या होती है, रेडियन, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर होता है, इससे बोला जाता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। ओके,
ये हुआ रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हुई? रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये था एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे ने बोला सर एंगुलर वेलोसिटी और इस स्पीड में क्या रिलेशन? जो ये स्पीड v थी ना सर्कुलर मोशन, और इस ओमेगा में क्या रिलेशन? ओमेगा और v और r में क्या रिलेशन, वो निकालते हैं। अब देखो दिस इज व्हाट? डेल्टा थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा? देखो ये जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा को मैंने क्या लिखा था याद करो, ये डेल्टा थीटा कहीं ना कहीं इस आर्क लेंथ इनटू आर्क लेंथ अपॉन आर होगा, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ होती है बेसिकली आर्क इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। और ये आर्क निकालना हो तो रेडियस इंटू एंगल निकाल देना। और जब यहां से सर्कल ऐसे घूम के ऐसे आता है और इसकी रेडियस आर है, ये एंगल पाई घुमा, तो ये वाली लेंथ पाई आर होती है ना, बार वाली ये लेंथ पाई आर होती है ना, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है? आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर्क इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। ओके, तो आर्क इक्वल टू हो गया आर इंटू थीटा। ओके, अब देखो कि आर इंटू थीटा, आर्क इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अब देखो अब आर्क कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये आर्क लेंथ बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। इसका मतलब ये लेंथ निकालो चाहे ये लेंथ निकालो, आपके एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है P और P डैश बहुत करीब हो जाएंगे। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश है। अगर टाइम बहुत कम होगा तो P और P डैश बहुत पास पास में है। अरे बहुत कम टाइम है तो चाहे ये निकालो या फिर ये लाइन निकालो, दोनों एक ही बात है ना। देखो थोड़ा खराब हो गया, आप यहां से यहां जाओ, ये लेंथ निकालो या ये लेंथ निकालो, ऑलमोस्ट इक्वल होगी ना। अब डेल्टा आर निकालो या फिर आर्क लेंथ निकालो, एक ही तो बात है। ओके, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आर्क लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्पीड इनटू कितना टाइम। लेंथ क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, या आर्क लेंथ इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा। ओके, बच्चों ने बोला सर डेल्टा थीटा इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है v डेल्टा टी अपॉन आर। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, this equation number 1, this equation number 2. From equation 1 and 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये पढ़ा v डेल्टा टी अपॉन आर, और नीचे डेल्टा टी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया तो यहां आ गया ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। तो यहां से आ गया v बराबर ओमेगा इंटू आर। v आपको कितना मिल गया? ओमेगा इंटू आर। ये रिलेशन कॉपी के ऊपर लिख लो, v बराबर ओमेगा इंटू आर। और एक दूसरा रिलेशन ये भी कॉपी के ऊपर लिख लो, AC बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। ओके, v की वैल्यू कितनी? ओमेगा इंटू आर। तो मैं अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो क्या ऐसा हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। AC को ऐसे भी लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये वाली चीज मैं फिर से रफ कर रहा हूं, ये वाली चीज मैं फिर से रफ कर रहा हूं, और दो फॉर्मूले साथ में लिख रहा हूं। v बराबर ओमेगा आर, AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये याद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फटाक से नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, स्पीड हाई रखो। ठीक है, आगे बढ़ते। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके मैंने कंप्लीट कर दिया। 2-3 टर्म होती है वो समझ लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है टाइम पीरियड और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। ये क्या हुआ? एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। स्पीड कितनी? v, रेडियस कितनी? r। ओके, अब क्या हुआ? अंदर की तरफ ऐसा रिलेशन है AC। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज इनिशियल पॉइंट, यहां से घूम फिर के वापस यहां तक आने में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उससे बोला जाता है टाइम पीरियड। उसे क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड होता है कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो लिखो
टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, time taken by an object to make one revolution या to complete, ऐसे भी लिख सकते हो, to make या to complete one revolution, to make one revolution is known as time period, is known as time period. अगली चीज होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी इसको आपके एनसीईआरटी में ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट किया, पर न्यू और वी दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं इसको एफ से डिनोट कर रहा हूं। बस समझ गए। फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है, वो होती है फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। अगर एक सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हुआ मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 1 second is known as frequency, is known as what? Frequency। कहने का मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, 1/सेकंड, 1/सेकंड, या फिर इसको हर्ट्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज। क्या समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया नहीं आया? फटाक से देखो, फटाफट देख लो। फ्रीक्वेंसी 1/t, दो टर्म कि यहां से कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, उससे बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, वो है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन करेगा वो है फ्रीक्वेंसी। ओके सर, ओके देखते हैं इसकी स्पीड कितनी? v। इस v इसको घूमना कितना है? यहां से घूम फिर के वापस इस पॉइंट पे आना, मतलब इस पाथ की लेंथ कितनी है? 2πr। पाथ लेंथ या आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इन 1 revolution, in 1 revolution इक्वल टू 2πr। अरे सरकमफ्रेंस की इक्वल होगी 2πr। सो टाइम क्या होता है? देखो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है 2πr/t। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? 2πr/t। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2πr/v। ये तो टाइम क्या होगा? लेंथ अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम आया 2πr/v। बच्चे ने बोला सर v बराबर तो ओमेगा आर भी होता है। मैंने बोला ओहो, v बराबर क्या? ओमेगा आर। आर ने आर को कैंसिल किया। टाइम पीरियड का एक अगेन फॉर्मूला आ गया 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। बोला ठीक है, टाइम पीरियड का एक अगेन फॉर्मूला क्या आ गया। अब देखो टाइम पीरियड को तो मैं, देखो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा था मैंने? 1/t। तो टाइम पीरियड को मैं एक और चीज लिख सकता हूं 1/f। पुट करो 1/f यहां पे। सो 1/f इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा को इस साइड ले जाओ, फ्रीक्वेंसी को उस साइड ले जाओ, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 2πf। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। ओमेगा इक्वल टू क्या आता है? 2πf। चलिए ओमेगा इक्वल टू 2πf, देख लो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 2πf। फटाफट देखिए, बच्ची ने बोला सर ओमेगा इक्वल टू आया 2πf। 2πf सर एसी क्या था? एसी था सर v²/r। v को ओमेगा इंटू आर रखा तो ओमेगा² इंटू आर आ गया। सर ओमेगा को यहाँ पे 2πf रखो। जैसे ओमेगा को 2πf रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई², f का स्क्वायर f²। आपके एनसीईआरटी में f की बजाय ऐसे न्यू करके दिया है, और न्यू और v में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को f दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या सबको समझ में आया? पक्का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके एनसीईआरटी के लेवल से कंप्लीट। एक एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 4.10। एग्जांपल नंबर 4.10। 4.10 में क्या बोल रहा है? एक मिनट, मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं। एग्जांपल नंबर 4.10। तब तक एक क्वेश्चन पूछता हूं मुझे कि यहां पे एक्सेलरेशन एसी है ना, v स्क्वायर अपॉन r, तो v तो कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हुआ ना। एक्सेलरेशन क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन लगा सकता हूं? v बराबर u प्लस at और ये सब इक्वेशन लगा सकता हूं? तो मेरा आंसर होगा नो, नहीं अप्लाई कर सकते। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे नहीं है? ये एसी तो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो सर, सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां पे होगा तो इधर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा तो इधर हो जाएगा। सर डायरेक्शन बदल रही है, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है हर पॉइंट पे। कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर यहां होगा तो ऊपर दिख रहा होगा डायरेक्शन, ऊपर होगा तो नीचे दिख रहा होगा डायरेक्शन। सर एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये गलत मिसकंसेप्शन है, ये कंसेप्शन निकाल देना दिमाग में से, मिसकंसेप्शन। ओके, चलिए, तो मैं एग्जांपल कौन सा था? 4.10। आओ 4.10 ओपन कर दिया। हाँ, एग्जांपल नंबर 4.10 क्या बोल रहा है? एग्जांपल नंबर 4.10, एग्जांपल नंबर 4.10 देखो कि एन इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कुलर ग्रूव है, कोई ऐसा लकड़े में कोई ग्रूव बना दिया, सर्कुलर ऐसा पाथ है, ग्रूव का मतलब पाथ। ओके, उसकी रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, चाहो तो आप सेंटीमीटर में रहने दो। स्टेडली ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। 7 रिवोल्यूशन कितने? इन 100 सेकेंड। 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। ठीक है, कितने सेकंड में? 100 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? एक सेकंड में रिवोल्यूशन हो जाएंगे 7/100। अरे 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में 7 रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में 7/100 रिवोल्यूशन। एक सेकंड में कितने? 7/100 रिवोल्यूशन। और जो एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन होते हैं ना, उसे बोला था फ्रीक्वेंसी। सर ये एक सेकंड में इतने रिवोल्यूशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 7/100 रिवोल्यूशन। ओके, उसके बाद क्या बोलेगा? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है? 2πf। 2πf की वैल्यू कितनी? 7/100। ओके सर, 2π कितना होता है? 3.14 भी लिख सकते हो, 22/7 भी लिख सकते हो, इंटू 7/100। 7 से 7 गया, 22 दूना 44, 44/100, 0.44 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि ओमेगा है ना, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। बोला ओके सर। फिर पूछा व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड? v बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा मिल गया 0.44, तो 0.44 इंटू आर कितना? 12। तो यहां से कैलकुलेशन कर देना, 12 इंटू 44, 12 इंटू 4 कितना हो? 48, 4 और गया 62, फिर 48 और 4 52, यानी कि ये हो गया 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5.28 देखो मैच कर रहा है, 5.28 को इन्होंने 5.3 लिख लिया।
अरे राउंड फिगर, अरे राउंडिंग ऑफ आती है ना 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके आगे बढ़ो, यहां तक भी मैच कर रहा। फिर पूछा है बी पार्ट, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, तो आंसर होगा नो। बी पार्ट का आंसर क्या होगा, नो। एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होगा, जब उसकी डायरेक्शन ना चेंज हो। यहां पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर इनटू r, जो चाहो वैल्यू पुट करके ac की वैल्यू निकाल लो। तो आंसर होगा एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, नो। रीजन क्या होगा, रीजन लिख लो, रीजन क्या होगा, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, लिख लेना। ओके चैप्टर खत्म हो गया, बधाई हो, नाचो। अब देखो समरी देख लिया करो, समरी के नीचे ये डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, कोई खास नहीं है, आप निकाल सकते हो इजीली। डायमेंशन फॉर्मूला कोई बड़ी बात थोड़ी, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद 7 फंडामेंटल यूनिट, ऐसा यूनिट है ना, आनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, पॉइंट्स टू पॉन्डर, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक तो लिखना आपको पॉइंट नंबर 4, पॉइंट्स टू पॉन्डर में से कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, सोचने वाले पॉइंट। पॉइंट्स टू पॉन्डर का क्या मतलब, जो सोचने लायक हो। उसमें से पॉइंट नंबर 4 नोट कर लो। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डू नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंस इन दिस केस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक पॉइंट नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट्स टू पॉन्डर में पॉइंट नंबर 6 देखो, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली इफ द स्पीड इज कांस्टेंट। अगर तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, अगर ये नहीं चेंज हो रहा है ना, तभी तो तुम्हारा एक्सेलरेशन इधर आएगा। अगर स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन ऊपर भी होगा या नीचे भी होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है तभी तो परपेंडिकुलर होगा, तभी तो सेंटर की तरफ होगा। अगर सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। तो पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो यहां से पॉइंट नंबर 7 भी नोट कर लो, पॉइंट नंबर 7 भी नोट कर लो। और ट्रेजेक्टरी क्या होती है वो समझाता हूं। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि पाथ की इक्वेशन क्या होती है। ट्रेजेक्टरी का, ये ट्रेजेक्टरी बहुत समझना जरूरी है। ट्रेजेक्टरी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ट्रेजेक्टरी, इंग्लिश ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ट्रेजेक्टरी होती क्या है, जो पाथ ट्रेवर्स होता है, जो पाथ फॉलो होता है उसे बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, उसे बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। अब देखो ट्रेजेक्टरी कैसे हो सकती है कि देखो, अगर ये किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से यहां से एक बॉल मैंने छोड़ दिया, तो वो बॉल नीचे आई, तो उस बॉल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं उस बॉल को ऐसे फेंक देता u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल, तो ये बॉल कुछ ऐसे जाती और ग्राउंड को हिट करती, तो ये पाथ कैसा होता, पैराबोलिक। अरे पैराबोला जैसा होता ना। और ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो ट्रेजेक्टरी है वो एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड करती है, साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि g दोनों केस में लग रहा है, g हमेशा नीचे लग रहा है। यानी कि ट्रेजेक्टरी के लिए आपको एक्सेलरेशन और इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ट्रेजेक्टरी शायद समझ में आ गई आपको। तो अब बची अपनी एक्सरसाइज कल की क्लास में, सुन लो। अभी ये टेस्ट में पूरा आएगा चैप्टर 4, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो 4.10 करवा लिया, इससे पहले वाला आप एग्जांपल खुद से ट्राई कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से देख लेना। ज्यादातर क्वेश्चन 4 चैप्टर से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर नंबर 3 से कम रहेंगे, फिर भी
कल या तो मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा या फिर चैप्टर 3 एंड 4 का रिवीजन करवा दूंगा आपके टेस्ट के लिए। चैप्टर 3 एंड 4 का रिवीजन करवा दूंगा, आप खुद कर लेना। उसके बाद 3 एंड 4 का मैं हो सकता है कल रिवीजन वीडियो डाल दूं, इसलिए इसको मिस मत करना। रिवीजन वीडियो डाल दूं इसलिए मिस मत करना। और अगर नहीं डाल पाऊं तो एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक्सरसाइज 4 की बाकी है, 4 की एक्सरसाइज बाकी है। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके, प्रिपेयर होते रहना टेस्ट के लिए।